डायमंड स्टेट समिट में स्वागत कीजिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। तालियों के साथ करें इनका स्वागत। थैंक यू सर। नायब सिंह सैनी जी, आज हम 3 हिस्सों में बात करेंगे। कुछ हम समय में पीछे की तरफ जाएंगे, फिर हम वर्तमान में आएंगे, फिर हम हरियाणा के भविष्य की तरफ जाएंगे। अगर हम समय में पीछे की तरफ जाएं तो हम ये समझना चाहेंगे कि बिल्कुल साधारण परिवार से, एक फौजी परिवार से, जो आपका बचपन था मिर्जापुर में अंबाला के पास, उस बचपन के बारे में थोड़ा सा आप हमारे को बताएं। फिर हम पहुंचेंगे आपके आरएसएस के दिनों पर, फिर हम आएंगे जब आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर थे बीजेपी के साथ, और फिर जो आपकी यात्रा उसके बाद हुई। लेकिन इस वक्त हम समय में बिल्कुल पीछे की तरफ चले जाएंगे, 25 जनवरी 1970 को जब आपका जन्म हुआ। उसके बाद थोड़ा सा आप हमारे को बताएं कि जो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनका बचपन कैसे बीता। साहब, बचपन के बारे में तो शायद मेरे ख्याल से किसी को पता नहीं होगा, किसी का जब बचपन क्या होगा और क्या क्या बातें होती होंगी। परंतु मैं धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज़ 18 का कि आज आपके चैनल के माध्यम से कुछ जो आपके सवाल हैं उनका मुझे उत्तर देने का अवसर मिलेगा। देखिए, परिवार एक साधारण परिवार जिसमें कभी भी कोई चुनाव न लड़ा हो, एक संगठन के साथ मिलकर के और संगठन के साथ काम को करते हुए ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में ही छोटी यात्रा से शुरू करके बड़ी यात्रा की तरफ ही व्यक्ति जा सकता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये संभव इसी में ही है और किसी दल में मेरे ख्याल से संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण परिवार का बालक वो ऊंचाइयों पे जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। हम देखते हैं कि परिवार के में फंसी पार्टियां परिवार से बाहर सोचते नहीं हैं। आज भी उन पार्टियों की मेंटलिटी यही है कि मेरे के बाद मेरा कौन सा बेटा, ये उसी के ऊपर मंथन होता है। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी में इसके ऊपर मंथन होता है कि मेरे के बाद कौन सा अच्छा कार्यकर्ता, किस कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दें, ये मंथन होता है। और क्योंकि मैं तो गांव में ही रहा और गांव में पार्टी के संगठन के साथ मिलकर के काम करते करते आज इस पोजीशन के ऊपर आया हूं। ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं कि कार्यकर्ता को पहचानना, उसको गढ़ना और उसको आगे बढ़ाना, ये इसी संगठन के अंदर है कि कार्यकर्ता को कैसे आगे बढ़ाना है धीरे धीरे करके। और एक छोटे से पद से एक बूथ का कार्यकर्ता काम को शुरू करता है, बूथ के कार्यकर्ता से आज यहाँ तक का सफर
और पार्टी में अलग अलग स्थानों के ऊपर रह करके जहाँ पर भी मुझे जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी का वही निर्वहन किया है। मैंने कभी कोई ये इच्छा जाहिर नहीं की, नहीं ये नहीं, यहाँ काम नहीं करना, मैंने यहाँ काम करना है, या यहाँ काम नहीं करना, यहाँ काम करना है। जहाँ भी जिम्मेवारी दी गई वहीं पर अपना बेस्ट करके काम किया है कि अपने से अच्छा काम करना है और उसी के अंदर ही हम लगे रहे। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण परिवार का बालक भी वो कहाँ पहुँच सकता है, ये सोच अगर कहीं है तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और मैं ये मानता हूँ कि ये सोच, ये विचार, ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जिन्होंने पार्टी को एक विचार दिया और इस विचार को लेकर के पार्टी काम कर रही है और उसका परिणाम है, चाहे हमारी केंद्र सरकार है चाहे हमारी प्रदेश की सरकारें हैं, नॉट आउट आगे बढ़ रही हैं। आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि कई बार किसी राज्य के अंदर अगर एक टर्म के लिए पीछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के हित भी वहां पर होते हैं, हावी होते हैं। लेकिन सैनी जी, आपको मैं रोकूंगा कि आपने बीजेपी को बहुत ज्यादा श्रेय दिया। आपने कहा कि बीजेपी ने सब कुछ किया। पार्टी जरूर कार्यकर्ताओं के साथ है, लेकिन कार्यकर्ता होंगे तो पार्टी होगी। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उन्होंने एक बार कहा था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक भाषण देते हुए कि जब आप जिंदगी में पीछे की तरफ देखते हैं तो एक चीज होती है कनेक्टिंग द डॉट्स, कि अगर आप बिंदुओं को जोड़ें तो आपको अपनी यात्रा नजर आती है कि मैं कैसे यहां पहुंचा। जब आप आगे की तरफ देखते हैं, कई दफा नहीं समझ आता कि मैं कहां जाऊंगा, लेकिन जब आप अपने बिंदु जोड़ते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि नायब सिंह सैनी ऐसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ा देश है, बड़े राज्य हैं, बड़ी बड़ी जनसंख्या है, 2.5-3 करोड़ के हमारे प्रांत हैं। तो जब आप उन बिंदुओं को जोड़ते हैं, हम फिर भी वहां पर थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जब आप अपना बचपन देखते हैं, कौन सी चीजें आप उसमें देखते हैं जो अब आप जोड़ सकते हो कि हाँ वो सब कुछ हुआ तो आज ये है। तो कुछ एक दो चीजें आपने वो हमें बतानी है आज, क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कैसे बने। और इतनी जल्दी नहीं बनते कि सिर्फ पिछला इलेक्शन, उससे बहुत पहले से शुरुआत हुई थी आपकी। नहीं, मैंने आपको बताया है कि पार्टी के अंदर जब से मैं काम करने लगा हूं, उससे पहले की है, संगठन में जुड़ा हूं उससे पहले आप बचपन में नहीं आ रहे। हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि कहां पर खेले, कहां पर क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, कौन सी एक चीज आपको कहीं पर पता लगी जिससे आपको लगा नहीं मैंने इस कदम को लेके इस तरफ को बढ़ना है। अलग स्थानों पे मैं रहा हूँ जी। गांव में भी रहा हूँ, क्योंकि पिताजी आप अपने पिताजी के साथ आर्मी में जब वो थे, आप अलग अलग जगहों पे रहे। अलग अलग जगहों पे भी जाने का मौका मिला है मुझे जी। और जब मैं यहाँ पर पढ़ाई में आप कैसे थे? बहुत तेज थे? नहीं, पढ़ाई के अंदर हम ठीक थे, बस जितना था, जैसे आम होता हम ठीक थे, अपने जो के ठीक थे। परंतु हमने कभी भी, हाँ मुझे एक याद आता है, क्योंकि जब लिखते थे मेरे को एक जगह सेलेक्ट किया गया था कि कंपटीशन होते थे, कंपटीशन के अंदर मैं गया था और कंपटीशन के अंदर जब मेरे को सिलेक्ट किया गया कि आपने जाना है, तो उस कंपटीशन के अंदर मैं वहाँ पर नंबर 1 पे उसमें रहा था। कंपटीशन स्कूल की तरफ से भेजा था मेरे को जी उसमें। परंतु हम जहाँ भी काम किया है वो काम करते रहते हैं और उसके अंदर हमारी ये इच्छा रहती है कि जो भी काम हाथ में आया है उसको पूर्ण करना है जी। उसमें किंतु परंतु नहीं है, उसमें ये भी नहीं है कि हम इधर देखें या उधर देखें। एक स्ट्रेस से हम काम करते हैं और कहीं अगर हमें ये लगता है कि यहाँ मुझे दिक्कत आ रही है तो हम पूछते भी हैं, हम बात करते हैं कि यहाँ दिक्कत आ रही है, इसको कैसे आगे बढ़ना है, तो सलाह लेकर के उसको फिर आगे भी हम करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं आया कि हमने कहीं जिस लाइन के ऊपर चल रहे हैं कि उस लाइन को हमने पीछे छोड़ा है जी। हमने उसके ऊपर आगे बढ़े हैं जी। आरएसएस के साथ आप जुड़े रहे, उसके बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर भी थे बीजेपी के साथ। काफी बार ये बात कही जाती है कि जो आपसे पहले मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, जब आप मुख्यमंत्री बने तो क्या रहा होगा, क्या कोई अनबन रही होगी, क्या कोई तनाव रहा होगा, लेकिन
मनोहर लाल खट्टर ही वो थे जिन्होंने आपको पहचाना था कि इनमें पोटेंशियल नजर आता है, और उनकी वो परख थी जिसके चलते आपकी भी यात्रा आगे आगे बढ़ी। तो जाहिर तौर पे जब उन्होंने देखा होगा कि जो मैंने परख दिखाई वो आज मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, तो वो खुशी हुए होंगे। लेकिन जब आप इस चीज को देखते हैं आज से 4-5 महीने पहले, लगभग ऐसा था कि जैसे कोई नाइट वॉचमैन को लेकर आए होते हैं, लेकिन आप मैन ऑफ द मैच बनकर निकले, तो वो कैसे हुआ? नहीं, देखिए सर, मैं आपको बताता हूं, जब ये कंप्यूटर आया था, शुरू हुआ था कंप्यूटर, पहली बार हमारे पार्टी के कार्यालय में आया था और इसको मैं ही ऑपरेट करता था। पहली बार क्योंकि कंप्यूटर आया था और पार्टी का जो डाटा है, पार्टी का जो कामकाज है, एक बिंदु जुड़ता हुआ मेरे को नजर आ रहा, जब आप बताएंगे उसके बाद बताऊंगा अब मैं। तो उसके अंदर वो सारी मेरी जिम्मेवारी थी जी। उस डाटे को सुरक्षित रखना, उसको संरक्षण करना, या और भी कोई जैसे कार्यकर्ताओं की कोई लिस्ट आई, मेंबरशिप हुई, एक्टिव मेंबरशिप हुई, या हमारी एक बुक निकलती थी भाजपा की बात, वो भाजपा की बात भी हम निकालते थे। और वो भाजपा की बात, उसका सारा का सारा संलग्न करना, उसका मटेरियल तैयार करना, मटेरियल तैयार करके उसको संलग्न करना, उसको प्रिंट करना, प्रिंट करके उसको पोस्ट करना, ये सारा जिम्मे अपने था। और फिर उसको लगातार बढ़ाना कि हर महीने ज़्यादा कॉपी जाना उसकी। भाजपा की बात थी, वो बड़ा पूरे प्रदेश के अंदर जाती थी और कार्यकर्ताओं के, आम लोगों के यहाँ भी। और हम कोशिश करते थे कि जो हमारे सरपंच महोदय हैं, सरपंचों के यहाँ भी हम उसको भेजते थे कि वो पढ़ें भाजपा की बात को, उसके अंदर भाजपा का विचार क्या है। हमारे जो कुछ बड़े नेता होते थे उनके लेख उसके अंदर हम लिखते थे कि उनके बारे में भी, उनकी सोच क्या है और क्या वो सोच रखते हैं, क्योंकि वो लोगों को जानकारी उसकी लगनी चाहिए, पता लगना चाहिए। तो भाजपा की बात हम निकालते थे और लगातार हमने उसको बढ़ाया है जी आगे। जी। तो मैं जिस बिंदु की बात कर रहा था, तो एक बार हम मनोहर लाल जी को मिले तो उन्होंने अपना कंप्यूटर दिखाया। उन्होंने बताया कि वो एक्सेल की जो शीट्स हैं उसको बड़े काबिल तरीके से, वो एक्सेल को, डेटा को बड़ा तरीके से देखते थे। वो फिल्टर लगा के, सारे जिलों से डाटा मंगा के, उस पर अलग अलग टाइप के फिल्टर लगा के, कई दफा लोगों को लगता है कि शायद मुख्यमंत्री ये सब चीजें नहीं करते होंगे। मनोहर लाल जी बखूबी करते थे इन सब चीजों को, और वो काफी ज्यादा इस चीज पे विश्वास रखते थे कि मैं अपना डेटा कंप्यूटर और एक्सेल के जरिए मैं चीजों को समझूंगा। अब जो आपने बताया कंप्यूटर ऑपरेटर वाली बात, कि आप उसमें एक महारत आप में थी, एक बिंदु तो वहां जुड़ता हुआ नजर आता है कि कैसे आपका रास्ता धीरे 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 आपको यहां पर लेकर आया। लेकिन इसके साथ आगे चलते हुए अगर हम बात करें कि चुनौती बहुत बड़ी थी बीजेपी के सामने हरियाणा में, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी शायद नहीं आएगी तीसरी बार। बहुत जगह ये बात हो रही थी कि नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है, कांग्रेस आएगी, वेव है कांग्रेस की। बीजेपी में भी कभी कभी लोगों से मिलते थे तो लगता था कि शायद ये भी सोच रहे हैं कि इस बार मुश्किल होगा। हमारा डायमंड स्टेट समिट महाराष्ट्र में भी था हरियाणा के इलेक्शन से पहले, वहां पर हमारे को बीजेपी के लीडर मिले। वो थोड़े से घबराए हुए थे कि क्यों हरियाणा को पहले रख दिया, अगर कहीं कुछ हुआ वहां पर तो क्या होगा आगे, हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा उसका। लेकिन जब नतीजा आया तो जो महाराष्ट्र में होना था वो तो आंधी बन गई। वो जब हरियाणा के नतीजे आए और जो फिर महाराष्ट्र में हुआ, आपको था कुछ ऐसा आइडिया कि ऐसा कुछ होगा, या आप भी 15 दिन पहले कुछ और सोच रहे थे, एक हफ्ता पहले कुछ और सोच रहे थे, और जिस दिन वोट पड़े उस दिन कुछ और सोच थी? नहीं, देखिए, मैं कुछ नहीं सोच रहा था, और जो मैं सोच रहा था वो परिणाम हरियाणा के सम्मानित जनता ने दिए हैं। यही मैं सोच रहा था और यही परिणाम उन्होंने दिए हैं जी। और हरियाणा के लोगों ने इस बात को तय भी किया हुआ था, क्योंकि लोग काम को देखते हैं। जिन लोगों ने इस प्रकार का नैरेटिव सेट किया और जिन लोगों ने कहा कि कांग्रेस आ रही है, वो कोई और लोग नहीं थे, वो कांग्रेस के ही लोग थे। वो तो बोलेंगे
नहीं जी, कई जगह पर आया, कई नहीं, लोगों ने देखिए, अपने अलग अलग एनालिसिस किए, अलग देखिए, अलग विश्लेषण किए, नहीं, कई नहीं, लोगों ने कहा ये। नहीं, कई लोगों ने नहीं कहा, जी वो कांग्रेस के लोगों ने कहा। मीडिया के अंदर इस प्रकार का उन्होंने नैरेटिव सेट करवाया कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। मैं तो जानता नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे को एक व्यक्ति कहने लगा, कहा जी आपका तो कहा वो क्या बोलते हैं उसको, मेरे ध्यान नहीं है नाम भी उसका, सट्टा। कहा सट्टा बाजार के अंदर भी आप पीछे हैं। मैं कहा ये क्या होता है सट्टा बाजार? और लोग सट्टा बाजार को बहुत मानते हैं। अगर सट्टा बाजार के पीछे थे तो लोगों ने जाहिर तौर पे माना होगा कि पीछे हैं। मैं कहा भाई देख, हमने तो पता नहीं सट्टे का लगता है क्या सट्टा है क्या नहीं, पर कौन लोग हैं वो सट्टे के अंदर। ये कांग्रेस ने तो वहां भी मोटा पैसा दे करके सट्टे को ऊपर उठवाई दिया, परंतु हरियाणा के लोग तो देख रहे थे बिना यहाँ सट्टा चलने वाला, ना कुछ चलने वाला, यहाँ तो हरियाणा के लोगों की बात चलनी है। और उन्होंने कर दिखाया, क्योंकि कांग्रेस के लोग हवा में थे, धरातल पर नहीं थे। मेरा एक भी शब्द आप कहीं से ये ला करके दिखा दीजिए कि हमने ये कहा हो। मैंने जब भी कहा है बड़े विश्वास और आत्मविश्वास के साथ ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में सरकार बना रही है। उसका मेन कारण ये है कि हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के उस सिस्टम को बदला है जिस सिस्टम से हरियाणा के लोग ग्रसित थे, और जो लोग हरियाणा के अंदर कांग्रेस के उस अत्याचार से पीड़ित थे उसको राहत दिलाने का काम हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। और हमने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने एक मिशन मोड के अंदर आकर के गरीब व्यक्ति के घर तक एक योजनाबद्ध तरीके से उसके घर के ऊपर लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे पूरा विश्वास था कि जब हम इतने काम कर रहे हैं, जब हम काम कर रहे हैं तो हरियाणा के लोग जरूर वोट देंगे। और हरियाणा के लोगों ने हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, उसको स्वीकार करते हुए नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाई है। ये ऐतिहासिक है। इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से जो गरीब की चिंता की है, क्योंकि मैं देखता था, और जब मैं आपको एक बात कही है कि मैं ग्राउंड के ऊपर था, मैं जब गांव के अंदर भी जाता था, एक सांसद के नाते से मैं बात करता था लोगों से जाकर के, गांव के लोग अपने आप खड़े होकर के पूरे गांव के बीच में एक बात बोलते थे कि मुझे दिक्कत हो गई थी, मेरा 4 लाख रुपए का बिल बना है, मेरा एक पैसा नहीं लगा, सारा का सारा पैसा सरकार ने दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी की और डबल इंजन सरकार की नीतियां थी जिन्होंने गरीब व्यक्ति को मजबूती की तरफ ले जाने का काम पहली बार अगर आजाद भारत के अंदर हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुआ है। नहीं तो लोग शोषण करते थे, वोट ले जाते थे और लोग घूमते रहते थे। हर क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे कि हमने सिस्टम को किस तरीके से बदला है। हमारा हरियाणा 2014 से पहले अगर आप लोग देखेंगे क्षेत्रवाद के नाम के ऊपर ग्रसित था, भेदभाव होता था लोगों के साथ। लोगों को अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था, मैं ये बात बोलता था, यही कांग्रेस के लोग थे जो ये बात बोल रहे हैं, जो ये बात बोलते हैं कि इन्हीं के समय के अंदर इनकी भी डबल इंजन की सरकार थी। केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। हरियाणा के लोगों को, देश के लोगों को 4 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था। कितनी भयानक सर्दी, उस सर्दी के अंदर 4-4 दिन लाइन में खड़े रहते थे। इस बात से बहुत पीड़ित हरियाणा के लोग थे, देश के लोग थे, और उस बात को लोग समझते थे कि कहीं ये सत्ता के अंदर आ गए तो वही हालात न कर दें जो हालात पहले किया है। इन्होंने लगातार इस बात को लेकर के कहा, कांग्रेस ने रैलियां भी की इन्होंने, और भी दल थे कहीं जो दल आते थे वो भी ये बात बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। हरियाणा में कोई 24 घंटे बिजली नहीं दे पाया। अगर 24 घंटे बिजली किसी सरकार ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 24 घंटे हरियाणा के अंदर बिजली दी है। ये मनोहर लाल जी ने ऐसी योजना बनाई, हमारा गांव जगमग गांव, और आज मुझे इस बात का गर्व है कि हरियाणा के 6,500 गांव में से 6,000 गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम
ये हमारी सरकार कर रही है। उन गांवों के अंदर भी हम 24 घंटे बिजली देने के लिए तैयार हैं, परंतु हमने कहा है कि गांव के वो लोग आगे आकर के उस नियम को, उस पैरामीटर को फॉलो करें। हम 24 घंटे बिजली देने के लिए तैयार हैं। देखिए, जो लोग सोच रहे थे वो तो ये भी सोच रहे थे कि लोकसभा के नतीजे आए, पिछली बार आपकी 10 सीटें थी, वो बिल्कुल 50% हाफ हो गई, आपकी 5 सीटें रह गई। तो उससे कांग्रेस को भी लग रहा था कि लगता है कि हवा हमारी बनेगी, और सामने नतीजे लोकसभा के थे। आप 50% कम हो गए, आप 10 से 5 हो गए। कहीं ना कहीं वहां पर किसी ना किसी तरह की कोई कमी रही। लेकिन विधानसभा के जब नतीजे आए तो पिछली बार 40 सीटें थी, इस बार आपकी 48 सीटें हो गई। और जब वो नतीजे आए और जब आपने मुख्यमंत्री बनना था, आपका नाम फिर से आ गया कि अब आप मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने कहा कि जब तक मैं नौकरियां नहीं दूंगा युवा को, मैं शपथ ग्रहण नहीं करूंगा। और फिर आपका वो 24,000 नौकरियां दी गई। ज्योति जी, मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस इसी गलतफहमी में थी, 50% वाली 50% वाली, वो गलतफहमी में थी। हमें 50% का लॉस नहीं हुआ हरियाणा में। इन्होंने झूठ फैलाया है, कांग्रेस ने झूठ बोला है। अरे, एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रमुख व्यक्ति, मैं राहुल बाबा ही कहूंगा, राहुल बाबा एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रमुख व्यक्ति, जिस दल की सरकार 55 वर्ष तक इस देश के अंदर रही हो, उस प्रमुख व्यक्ति को संविधान की बुक उठा करके लोगों के बीच में खड़ा होना पड़ गया कि अगर मोदी आ गया तीसरी बार तो ये संविधान खत्म हो जाएगा। अरे, जिस व्यक्ति के परिवार ने 3 पीढ़ियां चली गई, आप उनकी पीढ़ियों को देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर इनके पिताजी, इसकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी, इसके परदादा के बाद इसके पिताजी, हर बार में इन्होंने संविधान का अपमान किया है। संविधान का इन्होंने कितने बार संविधान को बदलने का काम किया है। तो आप और यहां तक कि जो ये बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू के समय के अंदर तो आज भी रिकॉर्ड मौजूद है, सभी चीफ मिनिस्टर को जवाहरलाल नेहरू ने लेटर लिख करके इस बात से अवगत कराया था कि इस आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। ये आज भी मौजूद है। और किस प्रकार से इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगी, हमें तो कहानियां सुनने को मिलती थी, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो पता भी नहीं था। जब इमरजेंसी लगी हम तो कहानियां सुनते थे, कहानियां बुजुर्ग ये सुनाते थे हमें कि वही जब इमरजेंसी लगी, एक हफ्ता खेत में ईख के अंदर पड़े रहते थे, घर भी नहीं आते थे। क्या हालात किया। ये किस प्रकार से संविधान को अपमानित करने का काम किया है। ये देश इस संविधान से चल रहा है। इनके समय के अंदर व्यक्ति घर में नहीं रुक सकता था, खेत के अंदर, ईख के अंदर एक हफ्ता पड़ा रहता था। वो संविधान का अपमान था। संविधान को तोड़ने का काम किया, संविधान को कुचलने का काम किया। और आपको ज्योति जी, मैं एक और बात बताना चाहता हूं। आप आज बेबाकी से इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके इंटरव्यू के ऊपर भी रोक लगा दी थी। कोई पत्रकार, कोई भी चैनल, उसको ये इजाजत नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से कुछ बोल दे या कुछ लिख दे। वो भी वहां से पूछ करके, उनसे अप्रूव करवा करके तब वो चलता था। वो भी उनके अनुरूप चलता था। फिर वो संविधान कहाँ था। संविधान का अपमान करने का काम ये इन्होंने किया है। और अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, ये चौथी पीढ़ी है। राहुल बाबा यहां तो कुछ बोलते हैं, यहां तो संविधान की बुक उठाते हैं कि मोदी जी आएंगे संविधान को खत्म कर देंगे। और ये अमेरिका में जाकर के क्या बोलते हैं, अगर हमारी सरकार आती तो हम आरक्षण को खत्म कर देते। आप आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं कि मोदी जी आते हैं। इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम अगर किसी ने किया, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है, राहुल ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है। और इनका झूठ अब बिकेगा नहीं। ज्योति जी, मैं आपको ये कह रहा हूं, ये लंबे समय नहीं चलता। उस समय चल गया, ये शॉर्ट टर्म के लिए था। और शॉर्ट टर्म के लिए था, ये कुछ लिए लोग बहकावे में आ जाते हैं, बात में आ जाते हैं भी कहीं मोदी जी तीसरी बार आ गए तो संविधान को खत्म न कर दें।
परंतु मैं आज आपके बीच में ये बात बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी है जो पिछले 10 वर्षों से इस भारत को इस संविधान के अनुरूप चलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है जिस व्यक्ति ने, जो इस संविधान संवर्धन कमेटी का अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस संविधान को बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा की, ऐसे व्यक्तित्व को भी सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम वो किसी और ने नहीं किया, वो कांग्रेस ने नहीं किया, वो भी काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसके 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन लोगों ने तो उसका शोषण किया है, उसको भी अपमानित करने का काम किया है, संविधान को भी अपमानित करने का काम किया है। यही कांग्रेस के समय के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के समय मैं आपको बता रहा हूं, इसी कांग्रेस के समय के अंदर महामहिम राष्ट्रपति जी को, जो है हमारा संवैधानिक पद है, उसको अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। हमारे उपराष्ट्रपति जी, हमारे संवैधानिक पद है, उसको अपमानित करने का काम किया है। जो हमारा संसद भवन है, हमारे माननीय अध्यक्ष को कितनी बार कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया है, आप जगदीप उसको भी धनखड़, अपमानित किया। लोकतंत्र को आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी जहां जीतती है, हिमाचल के अंदर जीतती, झूठ बोल करके जीतती, जब वहां जीत गई, एक भी कांग्रेसी का जब बयान आया, वो भी ईवीएम खराब है, किसी ने भी कहा हो बता दो हमें। परंतु ज्यों ही हरियाणा के अंदर इनका झूठ का पर्दाफाश हुआ, हरियाणा के लोग समझ गए कि कांग्रेस के पल्ले नहीं कुछ है, ये तो झूठ बोलती है। और ज्यों ही हरियाणा के अंदर आया, इन्होंने राग लापना शुरू कर दिया कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। ईवीएम खराब नहीं है, कांग्रेस की नीतियां खराब हैं, लेकिन सैनी कांग्रेस जी की सोच खराब है, जिसको देश और प्रदेश के लोगों ने नकार दिया है। सैनी जी, कांग्रेस पे आप काफी आक्रामक हुए। आक्रामक नहीं हो रहा हूं, कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस पर गड़ाती है, अब किसानों के नाम के ऊपर राजनीति कर रही है। तो अरे आप, मैं कांग्रेस बार ने- बार ये बात कह रहा हूं, मेरे से क्वेश्चन पूछे जी। लोग। विधानसभा के चुनाव के अंदर ये कांग्रेस के नेता यात्रा लेकर के निकले, ये कहने लगे कि हिसाब मांगो। भाई हिसाब हम देने के लिए तैयार हैं, मैंने कहा है, मंचों से कहा है, मैंने मीडिया के सामने कहा है कि हम हिसाब देने के लिए एक एक पाई का हम तैयार हैं। परंतु कांग्रेस 10 वर्षों तक देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी, सत्ता के अंदर रही है, वो भी अपने कार्यकाल का हिसाब लेकर के आए, सैनी जी, वो भी बताए। कांग्रेस आपको कहती रही, नहीं। कांग्रेस ये कहती रही, जो बीजेपी ने भी बार बार कहा कि संविधान बदल देंगे, सब कुछ कर देंगे, वो एक फेक नैरेटिव था, एक गलत खबर फैलाई गई, ऐसा बीजेपी ने कहा। अभी आपने ये कहा कि बाहर के देशों में जाकर भी वो भारत के बारे में उन्होंने बोला, संविधान के बारे में बोला। बीजेपी ये भी कहती है कि बाहर के कुछ विदेशी बिजनेसमैन ऐसे हैं बड़े बड़े, जो फंडिंग करते हैं एनजीओ की, और जो जिनके जरिए कई चीजें होती हैं। आपको क्या नजर आता है कि ऐसा कुछ है, या ये सब कहने वाली बातें हैं कि राजनीति के लिए वो कुछ कह रहे हैं, राजनीति के लिए आप कुछ कह रहे हैं? ये तो वीडियो है इसकी। वहां इन्होंने जाकर के अमेरिका के अंदर जो सांसदों के बीच में वहां पर जाकर के बोला, जो इसने बात कही है, वो वीडियो है उसके आप अंदर। अभी बात कर रहे थे उपराष्ट्रपति जी की, तो जगदीप धनखड़ जी के भी इन्होंने खिलाफ बोला कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे राज्यसभा में, नंबर नहीं है वहां पर अविश्वास प्रस्ताव के लिए। तो फिर ये बात ही क्यों उठाई गई? फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस के पल्ले कुछ रहा नहीं। ये तो किसी मुद्दे के ऊपर तो बोल नहीं सकते, अब ये बिना मुद्दे के ही उठा करके लोगों को गुमराह करते हैं। ये तो झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। मैंने कहा है कि कांग्रेस ने अगर कोई बात इनके पास होती, या इन्होंने कोई काम ऐसा किया होता कि जिससे लोगों को बता सके, बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। जब इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, झूठ ही बोल लेंगे और क्या करेंगे। आपको क्या लगता है आज हरियाणा में कांग्रेस की क्या स्थिति है? नहीं, कांग्रेस देखिए सदमे में है, कांग्रेस सदमे से नहीं उबर पा रही है, क्योंकि ये हवा में थे। ये तो हम तैयार बैठे थे, ये तो कह रहे थे राज्यों पड़े थे, कहा जी सरकार बन गई, कहा सरकार बनाए बैठे थे, राजी हो रहे थे। तो जब इनको पता लगा भी भाई काम खराब हो गया, मैं तो कहा भाई 8 तारीख को पता लग जाएगा। सुबह सुबह भी मेरे पास सारे पत्रकार आए 8 तारीख को, कहने लगे जी आपका क्या? मैं कहा मेरा वही है, हम सरकार बनाएंगे, बड़े मैंडेट के साथ बना रहे हैं। और 8 बजे मेरे पास फोन आता है
कहा जी कांग्रेस तो 70 पार होगी, आप 15 पर रह गए। कहा, मैंने कहा आप वो 10 बजे देखना, परिणाम बदले मिलेंगे। लास्ट के अंदर जब वो परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बनेगी, और हरियाणा के लोगों ने बनाई है। ये तो इस बात के सदमे में थे कि भाई हवा तो हमने बनाई भी कांग्रेस ही है, और हवा का नहीं पता लगा। ये लोग देखते हैं, लोग वाच करते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। पिछली बार बड़े बड़े ये प्रदेश की जनता है जी, बड़े बड़े लोगों को सीधा कर दिया। जी बिल्कुल। पिछली बार आपकी 40 सीटें थी, आपको जेजेपी का सहारा लेना पड़ा। जेजेपी की आज स्थिति कैसे देखते हैं आप दुष्यंत चौटाला की? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि बीजेपी के साथ जो एक बार हाथ जोड़ते हैं बीजेपी वो हाथ तोड़ देती है। कि जब अकाली दल आपके साथ था पंजाब में, आज अकाली दल का हाथ छोड़ दिया, हाथ मान नहीं, लो कि हमने तोड़ किसी दिया। का साथ नहीं छोड़ा। जेजेपी को आपने छोड़ दिया, उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया, खत्म हो गए। तो क्या ये बीजेपी की एक रणनीति रहती है कि जोड़ो और फिर तोड़ो? क्या रहती है ये रणनीति? इसके बारे में ये बात इनकी सोच है, ये इन लोगों की सोच है। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा परम आदरणीय परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने एनडीए खड़ा किया। एनडीए की 25 साल की यात्रा को सेलिब्रेट किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, सभी अपने एनडीए के साथियों को लेकर के। और दूसरी जगह क्या है, हमने तो जिसको पकड़ा है बीजेपी ने उसको छोड़ा नहीं है। कोई मारे से अपने आप छूट का चला गया, वो चला गया, हमने किसी को नहीं छेड़ा। हमने सुखबीर बादल को नहीं छोड़ा, अपने आप गए हैं, हमने नहीं किसी को छोड़ा। एनडीए की ये सोच रही है कि अपने सहयोगी को साथ लेकर के आगे बढ़ना, परंतु इनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। ये तो सोचते नहीं है कि सत्ता के अंदर आए हैं, सत्ता में किस लिए आए हैं। परंतु यहाँ का जजपा का और विषय था जी, जजपा के साथ हमारा गठबंधन नहीं था जी, क्योंकि सरकार हमने एक स्थिर सरकार देनी थी, स्थिर सरकार देनी थी। हरियाणा प्रदेश के लोगों को जो मैंडेट आया था, और उस आधार के ऊपर हमने सरकार का गठबंधन वो जजपा के साथ किया था। जो उसके साथ बातचीत हुई, वो बातचीत के अंदर सरकार चली। भारतीय जनता पार्टी ने उसी गति में विकास किया है, और जो परिणाम थे आपके सामने है। जिसने काम किया है उसको तीसरी बार कंटिन्यूटी में बड़े मैंडेट के साथ लेके आ गए। तीसरी बार और आप आ गए, तीसरी बार आप और आ गए। काम देखते हैं लोग ना, उसी के ऊपर निर्णय करते हैं। हरियाणा में आपके सामने मुझे कहने की जरूरत नहीं है जी। हरियाणा में आपके सामने एक चुनौती ये भी रहेगी कि 36 बिरादरी है यहाँ पर, 35 बिरादरी प्लस एक बिरादरी जाट बिरादरी। आपने कहा कि हम कल्याण बोर्ड बना के सब जगहों पर हर चीज को हम आगे लेकर चलेंगे। कब तक ये बिरादरियों वाली राजनीति हरियाणा में चलेगी? क्योंकि इस बार भी हमारे उसमें नहीं चलती 36 बिरादरी वाली मैं आपको राजनीति। बता रहा हूँ, हमें भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलती है। और एक और मैं आपको बात बताता हूं जी, जाट समाज ने हमें वोट दिया है, ये इस प्रकार का नैरेटिव सेट कर दिया। अरे कांग्रेस में जो जाट है हुड्डा के साथ लगा हुआ है वो कांग्रेस को देगा, इनेलो के साथ लगा हुआ है इनेलो को देगा, वो अन्य दलों में भी है। जजपा के साथ लगा हुआ है जजपा को भी देगा, हमारे साथ लगा हुआ है हमें भी देगा। हमने ये कभी नहीं कहा कि ये 35 बिरादरी है या ये है। ये बात अगर कोई करता है ये कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद का जहर फैलाने का बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किया है। उसने जात के अंदर भी जात को खड़ा कर दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। जात के अंदर भी जात खड़ी कर दी। ये कांग्रेस की जो सोच है, कांग्रेस इसी कारण से बैकफुट पे चली गई है। हम सबको साथ लेकर के, ऐसा नहीं है। जाट समाज एक प्रबुद्ध जन है। मैंने पीछे भी कहा था, शायद आप लोगों ने सुना होगा, मेरी एक डिबेट आई थी, मैं कहा जाट समाज एक देशभक्त कौम है, ऐसा नहीं है। और वो लोग इस देश को प्यार करते हैं। जब इस देश को प्यार करते हैं तो नरेंद्र मोदी को प्यार करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ये इतिहास के अंदर आजादी के बाद ये पहली बार इतनी गति से ये भारत बढ़ा है। इस भारत का सम्मान दुनिया के अंदर ये पहली बार इतने गति से फैला है कि ये नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। सिस्टम वही है, देश वही है,
आज पूरी दुनिया भारत की जय जयकार कर रही है। ये नरेंद्र मोदी जी के कारण है। सैनी जी, हरियाणा में जवान, बलवान, किसान, चुनाव से पहले कहा जा रहा था तीनों आपके लिए चुनौती रहेंगी। जवान भी आपके खिलाफ हो जाएंगे क्योंकि अग्निवीर योजना उनको ठीक नहीं लग रही, बलवान आपसे नाराज हुए हैं क्योंकि जो कुछ हुआ, किसान आपसे नाराज है, किसान आज भी नाराज हैं। तो किसानों को आप कैसे देखते हैं जो पंजाब के नहीं, जो पंजाब के बॉर्डर पे, उसी पर हम आते हैं कि ताकि आप समझा सकें कि आज किसानों की क्या स्थिति है। हरियाणा के जो किसानों को पंजाब में प्रणाम किसान बैठे हैं, जो आना चाह रहे हैं और कह रहे हैं हमें दिल्ली जाना है, वो बॉर्डर पे रुके हुए हैं, क्या नजर आ रहा है आपको? ये मुद्दा आप कैसे समझते हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये सारे टेक्निकल विषय हैं, ये पुलिस का मैटर है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बना रखी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर किसानों को कोई बात करनी है, अपना कोई विषय रखना है, इस कमेटी से करें। कमेटी से वो बात करते हैं। कमेटी ने उनको बुलाया भी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर वो कमेटी काम कर रही है, उनसे बात भी करती है। हमारे हरियाणा के अंदर हम 24 फसलें, हम 100% हरियाणा के किसान की फसल को MSP पर खरीद रहे हैं। हमने कहा है, हमने कांग्रेस के लोगों को भी कहा है, हमने आम आदमी को भी कहा है कि आप किसान के नाम के ऊपर राजनीति बंद कर दीजिए। अब वो समय नहीं रहा, ये 21वीं सदी का भारत आ गया। लोग अब परिणाम चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि कुछ करें, ये बात से नहीं होने वाला है। तो क्या कारण है कि किसान ये कर रहे हैं? जो बैठे हुए वहां पर क्यों बैठे हुए हैं? ये पंजाब सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। पंजाब सरकार कहां सो रही है? आपको लगता है मुद्दा है या राजनीति है? हमने किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का काम किया है। MSP तो सरकार भी दे रही है पंजाब में, MSP तो सरकार भी दे रही है। पंजाब की सरकार कहे जा करके, कांग्रेस की सरकार हिमाचल में कहे जा करके, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में कहे जा करके। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा है या राजनीति है? ये क्या हो रहा है? कांग्रेस राजनीति कर रही है, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी है वहां पर पंजाब में। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। नहीं, पंजाब में आम आदमी हमारे किसानों को तकलीफ है, वो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। पंजाब सरकार को उनके पास जाना चाहिए, पंजाब के किसानों के पास। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है या कांग्रेस, या दोनों? दोनों मिलकर के, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक दूसरे का जूठा खाते हैं और एक दूसरे से ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। आपके सामने है जो व्यक्ति, मैंने तो नहीं कहा, ये आपके पास उसकी वीडियो होगी, आपके पास जो उसने शब्द बोले हैं, मैं उसको कोट कर रहा हूं, मैं कोट करके आपको बता रहा हूं। ये मैंने नहीं कहा, ये केजरीवाल साहब ने कहा है। उसने ये बात कही है, पब्लिक के अंदर कही है, आपके चैनल के ऊपर कही है। उसने ये बात कही कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी भी कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। ये कहा या नहीं कहा बताइए आप? ये शब्द कहे, ये मेरे शब्द तो नहीं है, ये केजरीवाल के शब्द है। फिर क्या हुआ? अरे अगर कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, सबसे पहले एक दूसरे को तो गाली देते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, और सबसे पहले हरियाणा के अंदर आकर के समझौता कर लिया। आपके सामने है। खैर, ये तो राजनीति है जी। बीजेपी भी कई दफा कई दूसरी पार्टी के लीडरों को गालियां देती है, फिर वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं, तो राजनीति नहीं। है। देखिए, हमने हमारे पार्टी के अंदर या हमारी सरकार में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल ये 11वें साल के अंदर प्रवेश कर रहा है जी। 11वां साल चल रहा है। 11 साल के अंदर कांग्रेस के शासन के अंदर अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस के लीडर को, कोई पत्रकार बड़ा पूछ लेता था कि ये 80,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, मंत्री की डिबेट है, मंत्री बोलता था, मंत्री ये कहता था, कहा इसको मैं घोटाला नहीं मानता, 80,000 करोड़ रुपए का ये क्या घोटाला? का घोटाला तो बड़ा होता है। कहा 80,000 को घोटाला नहीं मानते थे वो लोग। किस प्रकार से देश के लोगों को अपमानित करते थे, ये कांग्रेस पार्टी करती थी, कांग्रेस के नेता करते थे। क्योंकि बड़े कि कांग्रेस जहां भी खड़ी होगी जीत करके आ जाएगी, लोग तो वोट एक तरफा सोच करके कांग्रेस को देंगे और किसी को देंगे नहीं। आज लोगों को अंतर नजर आया है। मोदी जी का शासन और कांग्रेस का शासन का जब अंतर देखते हैं कि मोदी जी के शासन के अंदर भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं है, घोटाले नहीं है, देश बढ़ रहा है, देश के साथ साथ देश के 140 करोड़ लोग, उसका विकास हो रहा है। ये छोटी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने ही, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री बोलते थे, हमने तो नहीं बोला, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ये बात बोलते थे कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो वो अल्पसंख्यक का है। ये हमने तो नहीं कहा, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा।
मोदी क्या बात बोलता है? मोदी बोलता है कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब का है। आज अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलता है तो मुसलमान को भी देते हैं, वो हिंदू को भी देते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर मिलता है, वो मुस्लिम की रसोई में भी जाता है, वो हिंदू की रसोई में भी जाता है, कोई भेदभाव नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री जी आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ देते हैं, उस कार्ड से मुस्लिम भी इलाज कराता है, हिंदू भी इलाज कराता है, कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव है पंजाब के अंदर है, आम आदमी की सरकार है, उसको लागू नहीं किया, वहां के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। कलकत्ता है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की सरकार ने लागू नहीं किया, लाभ नहीं मिल रहा। अगर इधर कर्नाटक है, कांग्रेस की सरकार है, लागू नहीं किया, लाभ नहीं मिल रहा। सैनी जी, कई चुनाव आप लड़े, कई चुनाव आप लड़े, अलग अलग जगहों से लड़े, कई चुनाव आप लड़े, अलग अलग जगहों से लड़े, अलग अलग जगहों से आप जीते। वन नेशन, एक देश, एक चुनाव, अब ये नया नारा है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि ये फायदेमंद रहेगा, ये देश के लिए अच्छा रहेगा? आप इसको कैसे देखते हैं? आपकी क्या समझ है इसके बारे में? क्योंकि आप कई चुनाव अलग अलग जगहों से आपको लड़ाया गया, कई जगहों से आप जीतते हुए यहाँ पहुंचे अलग अलग समय पर। नहीं, देखिए, क्योंकि तो पार्टी का निर्णय है जी, और पार्टी जो निर्णय लेती है मुझे वहाँ जाना पड़ता है, और मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जहाँ से भी मैं चुनाव लड़ा हूँ वहीं पर लोगों ने सर आंखों के ऊपर बैठाया है। मैं उन सब को प्रणाम भी करता हूँ, दिल से उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि जहाँ से भी चुनाव लड़ा हूँ वहीं पर सम्मान देने का काम किया। और मेरी ये सोच भी है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आता है, मैं बात को सुन करके उसका समाधान करता हूँ। और मैंने ये भी कहा है कि भाई अधिकारियों को भी कहा है मैंने ये बात, और मैंने दूसरे जो इस प्रकार के लोग हैं उनको भी कहा है कि अगर किसी गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय कर दिया तो नायब सिंह सबसे पहला गरीब आदमी के साथ खड़ा मिलेगा। उसके सम्मान के अंदर मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। गरीब व्यक्ति के सम्मान को बरकरार रखना ये मेरी जिम्मेवारी है। अरे भाई, जो मजबूत व्यक्ति है काम करे, गरीब का भी भला करे जी, गरीब का भी भला करे जी, ये तभी भला होगा। सैनी जी, बहुत सारे सवाल आपके लिए, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा समय। मैं आपको, आपने जो क्वेश्चन पूछा है मेरे से, मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। आपने जो कहा है एक देश एक चुनाव, एक देश वन नेशन वन इलेक्शन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसकी मैं बड़ी सराहना करता हूँ। वो दूर की सोचते हैं, लंबी सोच करके कि इसका लाभ मिलेगा। हम देखते हैं कि हमारा आधे से ज़्यादा समय तो चुनाव में निकल जाता है। कभी हमारे पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, कभी हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, कभी हमारे विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, कभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमारा समय भी खत्म हो रहा है, विकास के कार्य रुकते हैं, हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है, ज़्यादा पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। पैसे की भी वेस्टेज है, समय की भी वेस्टेज है, और विकास भी बाधित होता है, विकास की भी वेस्टेज है। परंतु वन नेशन वन इलेक्शन जो मोदी जी ने ये विचार रखा है, ये लागू होगा, और लागू होगा तो देश विकास की गति पर 3 गुना ज्यादा गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसका खर्चा बचेगा। वन समय के अंदर सारे इलेक्शन हो जाएंगे, और एक समय के अंदर इलेक्शन होंगे, समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और विकास की गति तेज हो जाएगी। विकास और गति से होगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमने 2047 तक, जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तो जो हमारे क्रांतिकारी वीरों का सपना था कि ये भारत कैसा होना चाहिए, उनके सपनों का भारत 2047 में गति से बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। ये किसी और के बस की बात नहीं है। देश इसको समझ चुका है। जो कुछ राज्य नहीं समझे वो भी जल्दी समझने वाले हैं। वहां के लोग भी समझ जाएंगे कि नहीं भाई, कांग्रेस के साथ चलने में कोई लाभ नहीं है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है,
और कांग्रेस तो लोगों को शोषण करती है, सोसा देती है, रेवड़ियां बांटने का काम करती है। अभी आपके सामने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं, मेरे तो हरियाणा में आए जब ये राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले थे, पानीपत के अंदर जब उनकी एक रैली थी, यही पूछ रहा था, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछ रहे थे, कहा जी मोदी ने कहा है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। कहा आप बताओ हरियाणा वालों, कहा नौकरी मिली या नहीं मिली? नीचे से लोगों ने कहा ये लेकर के आए रैली में, हम नहीं लेकर के गए, इन्होंने इकट्ठे किए, लोगों ने कहा भाई नौकरी मिल रही है, कहा बिना पैसे के, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के मिल रही है। फिर उसका जवाब क्या था, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, कहा भाई थम तो लड़ाकू हैं, कहा थम तो ले लियोगी, कहा नौकरियां, ये शब्द कहे उसने, कहा थम तो लड़ाकू हैं, थन ने ले लियोगी, कहा और कहीं मिली नहीं। इब कहने ने तो कुछ मिला नहीं, लोगों ने जवाब दे दिया उसके मुंह के ऊपर। जब जवाब दे दिया तो इस प्रकार की भाषा बोलनी, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया, लोकतंत्र को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, इस बात को भी हमने समझना चाहिए। खैर, कांग्रेस को भी मौका देंगे कि वो बताएं कि सैनी जी ने ये बोला आपके बारे में, आपका क्या कहना है इसके बारे में, लेकिन समय हमारे पास खत्म हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज जो पर कैपिटा इनकम है हरियाणा का, वो 3,25,000 रुपए है, पंजाब का लगभग 1,95,000 के करीब है। आप पंजाब से आगे निकल गए, आप भी एक खेती प्रधान क्षेत्र रहे हैं, पंजाब भी खेती प्रधान क्षेत्र रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आए। अब मैंने शुरू में बोला था कि भविष्य के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो मेरा आखिरी सवाल रहेगा। उसके बाद मेरे 3 सहयोग भी यहाँ पर हैं, वो फटाफट आपसे कुछ हरियाणवी भाषा में आपसे पूछेंगे ताकि हमारे को वो भी सुनाई दे। लेकिन जब आप भविष्य की तरफ देखते हैं और हरियाणा को अब अगले 5 साल के लिए देखते हैं, तो आपको क्या नजर आता है? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या देखते हैं आप हरियाणा में? क्या दिखा सकते हैं आप हमें आज? हम हरियाणा को तीव्र गति से, 3 गुना गति से आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि हरियाणा के 10 जिलों के अंदर हम IMT वो लगाने का काम करेंगे, और IMT से एक IMT के अंदर लगभग 50,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, और उसके ऊपर हमने पूरी प्लानिंग वो चालू कर दी है। उसकी ज़मीन हम देख रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर भी ज़मीन हमें अवेलेबल होगी हम IMT वहाँ खड़ा करने का काम करेंगे। और हमने संकल्प पत्र में बिना पर्ची, बिना खर्ची के भी हरियाणा के 2 लाख युवाओं को और रोजगार देने की बात कही है, और उसको भी हम इस 5 साल के अंदर देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने संकल्प पत्र के अंदर कहा है, और लगातार हमने पीछे भी उसको पूरा किया है। हमने संकल्प पत्र में ये भी कहा है कि हमारे जो डायलिसिस के पेशेंट थे उसको हमने पूरा कर दिया है, फ्री कर दिया। वो डायलिसिस हमने पूरे हरियाणा के अंदर फ्री किया है कि गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए किसी की तरफ देखना ना पड़े। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है, ताकि उसको उसका लाभ मिले, और उसको भी हमने फ्री कर दिया है। जितने भी हमारे मैनिफेस्टो के अंदर हमने बातें कही हैं, उन सब बातों को हम धरातल पर उतारने का काम गति से करेंगे। उससे अलग भी, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे हमारे निवेश की बात हो, हम बाहर से और निवेश लेकर के आएंगे, यहाँ पर और इंडस्ट्री लगे, और उससे हमारे युवाओं को भी रोजगार मिले, और हरियाणा के अंदर रोजगार ज़्यादा मिलेगा तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो हमारे लोग संपन्न होंगे। हम उस गति के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर उनका अपना विषय है, वहाँ के लोगों का अपना विषय है कि एक पंजाब, उभरता पंजाब, मजबूत पंजाब। हम तो उसके छोटे भाई हैं, उसी में से निकल करके हम यहाँ पर आए थे, परंतु वहाँ की राजनीति एक इस प्रकार की रही है, जिसके कारण से मुझे लग रहा है कि वहाँ पर लोगों का जो बढ़ना चाहिए था पंजाब जिस गति से, वो नहीं उस तरीके से बढ़ पाया। ये बिल्कुल मंथन और चिंतन करने की बात है, परंतु उनका अपना विषय है, हमारा हरियाणा के अंदर अपना विषय है। अभी अगर आप लोग देखेंगे, पराली प्रबंधन को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रशंसा की है। मैं तो अपने हरियाणा के किसानों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो उस बात को उन्होंने फॉलो किया है, जो सरकार ने नीति योजना बनाई, और उसको फॉलो करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी प्रशंसा की है। और ये बात कही है पंजाब सरकार को लताड़ लगाते हुए कि आपको सीख लेनी चाहिए हरियाणा सरकार से जा करके कि कैसे प्रबंधन होता है। परंतु राजनीति एक लेवल तक होती है,
लोग काम चाहते हैं, लोग बातें नहीं चाहते, लोग काम चाहते हैं। और काम करने में ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मजबूती से लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम करती है और उसको लेकर के गति से काम करती है। जी सनी जी, तो आपकी भाषा है पौधी भी, आप पौधी में भी बात करते हैं। अभी तक तो हम हिंदी में बोल रहे थे, थोड़ा थोड़ा आपका लहजा नजर आ रहा था उसमें, लेकिन पौधी में एक सवाल आपके लिए पीछे से तैयार हो रहा है, तो उमेश पूछ रहे हो? जी जी। सैनी जी पौधी में जवाब देना। सैनी जी, मैं सजादपुर गया, जलेबी मंगा ली, जलेबी देख हसी आ गई एक मेरे दोस्त की। आपको पता क्यों आई हसी? अच्छा, जलेबी का रौला क्या, वोटा ही पड़ गई, सीएम बन गए, पर ये जलेबी वाला रौला इतना पड़ गया, मुझे लगता आने वाले इलेक्शन में जलेबी का रौला एक बार साझा कर दो भी जलेबी का रौला क्या था। नहीं, देखिए जलेबी का रौला तो कुछ नहीं था। मैं हैरान इस बात से था कि राहुल जी की गाड़ी में किसी ने डब्बा रख दिया। ये पौधी नहीं बोल रहे, लेकिन अपनी वाली में आपने पौधी में बोलना है आपने। सैनी साहब अपनी वाली में उसने किसी ने गाड़ी में उसकी डब्बा रखा जलेबी का, और वो जलेबी को देख करके हैरान हो गया कि इतनी बड़ी जलेबी भी है, इतनी बड़ी जलेबी भी, ज्योति जी भी इतनी बड़ी जलेबी भी बनती है। दरअसल राहुल को इस देश के कल्चर के बारे में भी अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। हम ये देखते हैं कि हर स्थान के ऊपर फूड्स के अंदर, चाहे छोटा क्षेत्र है, उस छोटे क्षेत्र की भी अपनी एक पहचान होती है। फूड में लोग लेकर के आते हैं, लोग बोलते हैं मेरे यहाँ की अमृति बहुत मशहूर है, बाहर जाती है, आप इसको चेक करके देखिए। छोटे स्थान पर कहीं कुछ बोलता है ये मेरे यहाँ का ये देसी घी का लड्डू बना हुआ है, आप इसको खाइए, हमारे गोहाना की जलेबी है, मशहूर है, वो वहाँ का स्वीट्स डिश है, अच्छी डिश है। और उसको लेकर के वो हैरान हो गए, अपनी दीदी को फोन करता है कि दीदी इतनी बड़ी जलेबी है, और जलेबी की तो फैक्ट्री अगर लग गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अच्छा विजन है। अंकित, एक तुम्हारी तरफ से भी आ रहा है। सीएम साहब राम राम। राम राम। एक और सड़कें इब तो ठीक होगी, कि पहले जो सड़कें खराब थी तो एक रोड़ा आपके गल भी होया था ब्याह खातर, वो के एक प्रस्ताव था कि जो रखा गया था ब्याह खातर, के प्रस्ताव रखा गया था, वह गांव की सड़क जो टूट रही थी आपकी, वो बता दे एक बार सब क्या। नहीं, वो तो कल उसने मैडम ने कहा है, वो मैडम से पूछना कभी। कहते हैं कि उन्होंने मना कर दिया था कि जिस गांव की तरफ सड़क ना हो उस गांव में शादी नहीं होनी। नहीं, ये हालात इस प्रकार के थे। और आज हरियाणा कहां पहुंच गया? मैं आपको बता रहा हूं, ये समय की, ये 2002-03 की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। हाँ, नहीं, स्थिति खराब थी पूरे देश और प्रदेश के अंदर। गांव सड़कों से नहीं जुड़े हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 में देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने योजना लेकर के आए, वो योजना लेकर के आए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कि हर गांव को शहर से जोड़ा जाएगा। ये योजना जब अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर के आए, तब जाकर के गांव की सुध ली गई। अटल जी ने एक और काम किया, अटल जी ने एक काम किया कि बजट का 60% पैसा वो गांव के ऊपर लगेगा, गांव के विकास पर लगेगा, 40% पैसा शहर पे लगेगा। ये परिवर्तन जब किए तो गांव की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। आज 2024 आप देखेंगे कई गांव ऐसे हैं जिन गांवों के अंदर विकास कार्यों के ऊपर पैसा लगाने के लिए जगह ही नहीं है। ये स्थिति इस देश के अंदर धीरे धीरे अगर कोई लेकर के आया, ये विजन जहां से आया, ये भारतीय जनता पार्टी के ही विचार हैं। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने अंत्योदय का विचार दिया, उस विचार को लेकर के हमारी ये सरकारें काम कर रही हैं। उसी के विचार के कारण मेरा देश ये विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। ये मोदी जी का सपना है और इसको हम पूरा करेंगे। सड़कें की तो अब ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा कि जहां पर सड़क नहीं होगी।
इससे भी आगे बढ़ करके हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर, अगर हमारा हरियाणा का रिकॉर्ड आप लोग देखेंगे और उसको दिखाएंगे, मैं आपसे आग्रह भी करना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों के अंदर खेत खलिहान के रास्ते भी, गांव की तो दूर की बात है, खेत खलिहान के रास्ते भी हमने पक्के कर रहे हैं, गति से कर रहे हैं। और गांव को तो हमने हर गांव को सड़क से जोड़ दिया है, चौड़ी सड़कों से जोड़ दिया है। गांवों का इतना विकास ये हमारी सरकार में हुआ है, परंतु कांग्रेस के लोगों को या कांग्रेस के नेताओं को दिखाई नहीं देता, वो तो बेचारे रह गए। सुदेश, एक अच्छा सा सवाल तुम भी पूछो। राम राम सीएम साहब। राम राम जी। 56 दिन मिले आपने, और 56 दिन में आपने पूरे दुम्बे ठा दिए, एक के बाद एक फैसले, एक के बाद एक फैसले। जब भी लोगों ने लगा था कि मुश्किल है इस बार बेड़ा पार होना, कांग्रेस भी पूरी हवा बना रखी थी, पूरी आंधी उठा रखी थी, पर उस आंधी में एक बात सबके जुबान पर चढ़ गई थी, वो यह थी कि भाई इस बार जो नायब सिंह सैनी है, उनकी जो मुस्कान है, जो उनका सभा है, वो लपेट लेगा सैरन है। और वो हमने लाग गया भी नुए कि लपेट लिए सारे, और कायल है सारी दुनिया आपकी, ना हरियाणा बल्कि बाहर भी। प्रधानमंत्री भी जब आए थे, चाहे कुरुक्षेत्र में आए हो, चाहे पानीपत में आए हो, इस बात का बार बार जिक्र होया मंच तय, ये बहुत नरम सभा के आदमी हैं, बहुत नरम सभा के आदमी हैं। आप भी मानो हो कि आपकी जो स्माइल है, आपका जो व्यक्तित्व है, जो नरम सभा है, इसमें कुछ तो मैजिक है कि सैनी जी, आंधी तूफान के बीच आपकी में। मुस्कान के बारे में तो बहुत जगह पर चर्चा होती है। नहीं, देखिए ज्योति जी, मैं आपको, हरियाणा ने पूरे धूम में ठाए, पूरे धूम में ठाए हरियाणा ने। ये तो राज्य हो रहे थे, कहा जी सरकार बन गई, और ये चर्चा करा थे, ये कांग्रेस के लोग करा थे, कहा जी बलि का बकरा बना दिया, ये बात कही गई, दुष्प्रचार किया गया। मेरे हलके में इन्होंने बड़ा झूठ बोलिया, क्योंकि मुझे पूरे प्रदेश में लोगों के पास जाना होता था। मैं अपने हलके में एक दिन गया, शाम के समय मेरे को कहने लगे गांव के लोग, कहा जी ऐसा दुष्प्रचार हो रहा कांग्रेस की तरफ से, कहा ये तो मुख्यमंत्री नहीं बन रहा, कहा वोट क्यों खराब कर रहे, कहा मैंने सोचा तो गड़बड़ कर दी भाई इन्होंने। सैनी जी, बहुत सारे सवाल हमारे पास अभी भी हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जी। इन्होंने एक और भी कहा जी, इन्होंने ये भी बोलिया, कहा जी इसकी स्थिति तो चन्नी जैसी होगी, ये भी कहा। परंतु हरियाणा के लोग, हमारी हरियाणा की जागरूक जनता, चन्नी तो कांग्रेस का ही बना दिया, कांग्रेस का ही चन्नी था, और चन्नी कांग्रेस का ही बनाया। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार नॉन स्टॉप हरियाणा के अंदर लेकर के आए हैं। मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का, जो हरियाणा के लोगों ने ये बड़ा सम्मान दिया। और हमारा ये पूरा प्रयास है कि हमने जो मैनिफेस्टो के अंदर बातें कही हैं, उन सब बातों को धरातल के ऊपर उतारने का हमने रोड मैप शुरू कर दिया है। उसमें से हमने कुछ बातें लागू भी कर दी हैं। हमने उसमें जो मेजर बातें, चाहे डायलिसिस की बात हो, चाहे पट्टेदारों को, हमने किसानों को जमीन उनके कलेक्टरेट पर देने की बात हो, और चाहे हमने 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के, हमने एक बात कही थी कि हम सफ्त बाद में लेंगे, मेरे से पहले वो सफ्त लेंगे। हमने उस बात को करके दिखाया है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, 25,000 युवाओं को मैंने बाद में साइन किए सफ्त के, पहले उन्होंने साइन किए ज्वाइनिंग के। जी बिल्कुल। सैनी जी, बहुत सारे सवाल हमारे पास बचे हुए हैं, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर फिर आपसे जब अगली बार जल्द मिलेंगे वहां पर पूछेंगे। न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट में हमारे साथ जुड़ने के लिए सैनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ज्योति, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के लिए। मैं निवेदन करूंगी आप दोनों से कि आप मंच पर बने रहें, और गुजारिश करूंगी न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी को मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें।
और मैं गुजारिश करूंगी आप लोगों से, प्लीज कृपया आप अपनी कुर्सियों पर बने रहें, क्योंकि अगले सेशन की तरफ हम बस थोड़ी देर में बढ़ने वाले हैं।